हाँ ये मैं हूँ संजय वर्मा। सीएलजी के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सल्फ्यूरिक अम्ल के बारे में बताऊंगा। देखिए, प्राचीन काल से ही सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण किया जा रहा है। प्राचीन काल में सल्फ्यूरिक अम्ल ग्रीन विट्रियल के आसवन द्वारा बनाया जाता था। इसी वजह से इसको आयल ऑफ विट्रियल भी कहते हैं। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल जिसका सूत्र होता है FeSO4 × 7H2O, इसी को ग्रीन विट्रियल कहते हैं। देख रहे हैं, ग्रीन विट्रियल का आसवन करते हैं तो फेरिक सल्फेट Fe2O3 प्लस H2SO4 प्लस SO2 तथा प्लस H2O, ये जो है देख रहे हैं कि जो सल्फ्यूरिक अम्ल है ये ग्रीन विट्रियल से बनाया जा रहा है। ये ग्रीन विट्रियल थोड़ा सा ये गाढ़े कलर का होता था, जिसके आसवन से ये H2SO4 का निर्माण किया जाता था। लेकिन आज देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल का औद्योगिक निर्माण, इसका उपयोग इतना ज़्यादा हो गया कि इस तरह की विधियों द्वारा बनाने पर इसकी आपूर्ति नहीं हो पा रही थी। इस वजह से इसका निर्माण औद्योगिक विधि द्वारा किया जाता है। औद्योगिक निर्माण की दो विधियाँ मुख्य हैं, एक लेड कक्ष विधि है, दूसरी संपर्क विधि है। सबसे पहले हम देखेंगे जो लेड कक्ष विधि है, इस विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण कैसे किया जाता है। लेड कक्ष विधि का सिद्धांत देखेंगे। इसमें सल्फर डाइऑक्साइड वायु तथा नाइट्रिक ऑक्साइड के मिश्रण को भाप से क्रिया कराने पर सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। इसमें देख रहे हैं कि SO2 ये वायु के संपर्क में आता है तो भाप से क्रिया कराने पर नाइट्रिक ऑक्साइड यहाँ पर ये जो है ये उत्प्रेरक का कार्य करता है। इसकी उपस्थिति में ये सल्फर डाइऑक्साइड और ये वायु के मिश्रण को जब इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया कराया जाता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। और इसमें जो NO है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, इसमें ये एक उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। इसमें देखेंगे इस अभिक्रिया में ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये उत्प्रेरक का कार्य करता है। नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन से संयोग करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाती है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड को या सल्फर ट्राइऑक्साइड में ऑक्सीकृत करके नाइट्रिक ऑक्साइड में पुनः अपचयित हो जाती है तथा SO3 जल से अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है। देख रहे हैं नाइट्रिक ऑक्साइड है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाई। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड SO2 को ये SO3 में चेंज कर देती है। इसके बाद ये देख रहे हैं कि नाइट्रिक ऑक्साइड में पुनः नाइट्रोजन डाइऑक्साइड परिवर्तित हो जाती है। इसके बाद SO3 H2O से अभिक्रिया करके H2SO4 बना लेती है। इस प्रकार से इस विधि में ये मुख्य सिद्धांत हुआ। इसके बाद देखेंगे चित्रानुसार इसका एक बार कैसे करते हैं। ये सबसे किनारे आप देख रहे हैं कि ये है पायराइट बर्नर। पायराइट बर्नर ये देख रहे हैं बहुत बड़ी भट्ठी होती है। पायराइट बर्नर में आयरन पायराइट है, इसको वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है तो यहाँ से सल्फर या सल्फर के जो है ऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड गैसें यहाँ से निकलती हैं। इसके बाद ये इन गैसों को भेजा जाता है डस्ट चैम्बर में। डस्ट चैम्बर में भेजा जाता है तो यहाँ पर ऊपर से भाप प्रवाहित की जाती है तो जो वायु या जो गैसों के ये कण हैं वो थोड़ा भारी हो जाते हैं। भारी होकर के इसके पेंदे में बैठने लगते हैं। फिर वो भारी कण ये जो नाइटर पात्र होता है, नाइटर पात्र में नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड तथा वायु के कण क्या होते हैं, मिल जाते हैं। ये जो पूरा गैसीय मिश्रण है, इस गैसीय मिश्रण को भेज दिया जाता है ग्लोबल टावर में। ग्लोबल टावर ये काफ़ी जो है बड़ा टावर होता है। ये लगभग 30 फीट ऊंचा और 8 फीट चौड़ा लगभग ये इसका आकार होता है। इसमें देख रहे हैं ईंट या झावा पत्थर भरा होता है। ऊपर से लगभग 70% एसिड यानी H2SO4 फव्वारे के रूप में गिरता रहता है। नीचे से गैसीय मिश्रण इसमें प्रवाहित किया जाता है तो इसमें यह गैसीय मिश्रण शुद्ध होता है। शुद्ध गैसीय मिश्रण को यहाँ पर ये देख रहे हैं लेड चैम्बर में भेजा जाता है। इसमें भी चूँकि गैसीय मिश्रण काफ़ी ज़्यादा होता है इसलिए देख रहे हैं लेड के 2 चैम्बर बनाए गए हैं और ऊपर से इसमें वाटर स्टीम अर्थात भाप प्रवाहित की जा रही है। अब इसमें गैसीय मिश्रण भाप के संपर्क में आता है तो यहाँ पर देख रहे हैं ये अम्ल बनता है। अम्ल को ये इस अम्ल की जो इसमें सांद्रता होती है लगभग 60 से 70% होती है। इसमें देख रहे हैं 65% एसिड है। इसे पुनः ग्लोबल टावर में भेज दिया जाता है। अब यहाँ ग्लोबल टावर के बाद ये जो गैसीय मिश्रण होता है, इस गैसीय मिश्रण को भेज दिया प्राप्त जो बचा हुआ गैसीय मिश्रण होता है, जो चैम्बर अम्ल में जिसका शोधन नहीं हो यानी अम्ल में परिवर्तन नहीं हो पाता है, वो गैसीय मिश्रण
यहाँ देख रहे हैं गैलूसाक टावर में भेज दिया जाता है। गैलूसाक टावर में देख रहे हैं कि इसमें कोक भरा होता है, कोक और ऊपर से कंसनट्रेट H2SO4 फव्वारे के रूप में गिरता रहता है। ये इसमें से जो गैस है, गैसीय मिश्रण इससे अभिक्रिया करके जो है इस गैसीय मिश्रण को ये पुनः ग्लोबल टावर में भेज दिया जाता है। और यहाँ से कुछ गैसेज भी वेस्टेज होती हैं, अर्थात अपशिष्ट गैसें जो हैं ये बाहर निकाल दी जाती हैं। इसके बाद ये जो गैसीय मिश्रण है, इस गैसीय मिश्रण को देख रहे हैं जिसमें लगभग ये 70% इसकी सांद्रता होती है, इसको पुनः इसी ग्लोबल टावर में भेज दिया जाता है। ग्लोबल टावर से नीचे की ओर देख रहे हैं इसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। फिर इसके बाद देख रहे हैं कि यहाँ पर कूलर लगा है, कूलर के द्वारा इसको ठंडा करके एक स्टोरेज टैंक में एकत्रित कर लेते हैं। और जो और प्राप्त अन्य प्रकार का गैसीय मिश्रण होता है जो इसके द्वारा स्टोरेज नहीं हो पाता है, नीचे नहीं आ पाता, ऊपर ही रहता है, ये देख रहे हैं इधर पंपिंग क्रिया द्वारा इसे पुनः क्या किया जाता है, गैलूसाक टावर में भेज दिया जाता है। अर्थात यहाँ से ये जो ऊपर से ये फव्वारे के रूप में जल गिरता, ये अम्ल गिरता रहता है। इस प्रकार से ये जो है लगातार ये चक्र चलता रहता है। और इसमें जो अम्ल बनता है, ये जो लेड चैम्बर देख रहे हैं, इसमें लेड चैम्बर के द्वारा प्राप्त किया गया अम्ल जो है चैम्बर एसिड कहलाता है। चैम्बर अम्ल की सांद्रता लगभग 60 से 70% होता है। तो इसी अम्ल का हम आगे शोधन देखेंगे, लेकिन इसके पहले आइए हम इसमें एक एक स्टेप को देखते हैं। इसमें सबसे पहले है पायराइट बर्नर। पायराइट बर्नर देखते हैं, यह एक प्रकार की भट्टी होती है जिसमें FeS2 या सल्फर को वायु में जलाकर SO2 गैस प्राप्त की जाती है। इसमें आयरन पायराइट है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जा रहा है, तो आयरन ऑक्साइड, ये फेरिक ऑक्साइड और SO2 बना। और कुछ जो सल्फर होता है वो डायरेक्ट ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके SO2 में परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद डस्ट चैम्बर, धूल कक्ष देखेंगे। पायराइट बर्नर से प्राप्त अशुद्ध SO2 गैस और वायु के मिश्रण को भेजा जाता है। इसमें गैसीय मिश्रण भाप के संपर्क में आता है और धूल के कण भारी होकर कक्ष के पेंदे में बैठ जाते हैं। इसके बाद नाइटर पात्र होता है हमारा। नाइटर पात्र में इस कक्ष में नाइट्रोजन के ऑक्साइड और SO2 तथा गैस के मिश्रण जो है मिल जाते हैं। इसके बाद देखेंगे ग्लोबल टावर है, ये लगभग 30 फीट ऊंचा और 8 फीट चौड़ा ये अम्लरोधी ईंटों का बना होता है। इसमें ईंट या फ्लिंट स्टोन के टुकड़े भरे होते हैं, यानी जो जैसे हम झावा पत्थर कहते हैं। और ऊपर कक्ष में सल्फ्यूरिक अम्ल वैसे फव्वारे के रूप में टपकता रहता है। लेड कक्ष देखेंगे, अगला चैम्बर है लेड कक्ष। ग्लोबल टावर से वायु SO2 तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइडों के मिश्रण को लेड कक्ष में भेजा जाता है। इसमें नली द्वारा ऊपर से भाप या जल फुहारे के रूप में गिरता रहता है। और इसमें जो सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है उसे चैम्बर अम्ल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें 60 से 70% H2SO4 होता है। इसे पंपिंग क्रिया द्वारा पुनः ग्लोबल टावर में भेज दिया जाता है। देख रहे हैं कि SO2 ये वायु के संपर्क में जल से अभिक्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड की उपस्थिति में H2SO4 बना है। इसके बाद देखेंगे गैलूसाक टावर। इस कक्ष में कोक भरा होता है। लेड कक्ष से अप्रयुक्त गैसों को गैलूसाक टावर में भेजा जाता है। इसमें ऊपर से कंसनट्रेट H2SO4 टपकता रहता है। इसमें कंसनट्रेट H2SO4 नाइट्रोजन के ऑक्साइडों को अवशोषित कर लेता है और नाइट्रेटेड सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाता है। इसे नाइट्रेटेड सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है इसे पंपिंग क्रिया द्वारा ग्लोबल टावर में पुनः भेज दिया जाता है और अपशिष्ट गैसें बाहर निकल जाती हैं। इस प्रकार से ये चैम्बर अम्ल प्राप्त हो जाता है। अब चैम्बर अम्ल का जो है हम सांद्रण करेंगे। जो हम ये चैम्बर लेड कक्ष है, लेड कक्ष से जो 60 से 70% H2SO4 प्राप्त हुआ है, इसी को हम चैम्बर अम्ल कहते हैं। चैम्बर अम्ल का शोधन देखेंगे या सांद्रण देखेंगे तो इसमें चैम्बर अम्ल में लगभग 62 से 70% H2SO4 होता है। इसका सांद्रण करने के लिए दो मुख्य विधियां हैं, एक कास्केड विधि है तथा दूसरी गिल्यार्ड विधि है। तो कास्केड और गिल्यार्ड विधि द्वारा चैम्बर अम्ल का शोधन करते हैं। चलिए अब ये चैम्बर अम्ल का शोधन हम नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं। धन्यवाद।